इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हमारे हीरो से कहता है कि क्या तुम काम नहीं करना चाहते? क्या तुम इससे नफरत करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें इधर उधर भटकना बंद कर देना चाहिए। और हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे मैं बैठे बैठे काम कर सकूं? और डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी थक चुके हो मिस्टर ये मिनजुन। और अब हमें पता लग चुका है कि हमारा जो हीरो है उसका नाम युनजुन होता है। और डॉक्टर कहता है कि मेरे पास सिर्फ अभी 3 मिनट ही बचे हुए हैं। मिनजुन कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे जॉब भी तो करना होगा। डॉक्टर कहता है कि हाँ, ये काफी सीरियस बात तो है ही। सोचो कि तुम मेंटली तरीके से काफी ज्यादा थक चुके हो। ठीक उसी तरह जिस तरह से रबर बैंड को बहुत देर तक खींचने पर तनाव महसूस कम हो जाता है, तुमको अपने दिमाग को टाइम से भरपाई करना भी जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो तुम इसे ले लो। ये तुम्हारी फिजिकल रबर बैंड को बनाए हुए रखेगा ताकि वो टूट ना सके। और जो मिनजून होता है वो कहता है कि ये दवा मेरे कितने टाइम तक चलेगी? डॉक्टर बताता है कि ये कम से कम 23 साल तक तो चलेगी ही। मिनजून अपने मन ही मन में कहता है, इसलिए वो चाहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया है। मिनजून वहां से जाता है और डॉक्टर कहता है 23 साल बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मिनजून वहां से चला जाता है। डॉक्टर जब उसकी आइडेंटिटी को देखता है तो उसमें फेक आइडेंटिटी आती है, लेकिन उसके पास एक नोटिफिकेशन भी आई होती है। डॉक्टर कहता है बिना काम किए ये काफी ज्यादा हो गया। और यही रहा वो ऑप्शन, और रेमन पॉइजन को वो सिलेक्ट करता है। और अब शुरू होती है हमारी रियल स्टोरी। हाँ, इसका ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये थोड़ा बेतुका है, उसका हमारे हीरो की जर्नी के बारे में बताया गया है, लेकिन आगे चलकर तुम्हें बहुत सारा मजा आने वाला है। हमें डार्क लाइट में बताया जाता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और हम एक दूसरे दिन को देखते हैं जहाँ पर मिनजुन पार्क में घूम रहा था और वो कहता है कि ये काफी अच्छा दिन है। दो लोग जो पार्क में बैठे हुए थे, पहला बंदा कहता है मुझे वार्निंग का मैसेज मिला है। दूसरा बंदा कहता है ये काफी बोरिंग है, तो प्लीज तुम अपने हैंड वॉश तो कम से कम कर ही लो। एक बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और वो चलते हुए जा रहा था और कहता है गुरु डिजिटल कॉम्प्लेक्स में एक बैंक ब्रांच में एक बंदे को हॉस्टेज बना लिया गया है और वो सुपर नेचुरल एबिलिटी वाला बंदा है। आसपास के लोगों को तुरंत जगह खाली करने का रिक्वेस्ट भी किया गया है। इस बात को मेंजून भी सुन रहा था। उसके पास एक कॉल आता है, जो कॉल था वो था कैस का। कैस कहती है मेंजून क्या तुम्हें काम मिला? और जो मेंजून होता है वो बताता है कि हाँ, एक बैंक रॉबर का। और वो कहती है कि कैस कहती है मैं इसके बारे में नहीं जानती। मेंजून बताता है कि हाँ, वो जगह गुरु डिजिटल कॉम्प्लेक्स बैंक ब्रांच है। मेंजून उसका कॉल जो था वो कट कर देता है और हमारा सीन कॉम्प्लेक्स बैंक ब्रांच की ओर आ जाता है। मेंजून जो होता है वहां जाकर देखता है तो वहां पर पुलिस वालों ने पूरी जगह जो थी वो सील कर दी होती है। वहां जाकर वो अपना आइडेंटिटी देता बताता है और कहता है मेंजू वहां जाकर कहता है कि मैं एक इमिग्रेशन ब्यूरो का एक एजेंट हूँ। और पुलिस वाला इतना सुनते ही कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, प्लीज वहां पर आ जाइए। वहां पर हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जो मेंजू होता है वो लेता है कि यो जोंगपाल, तुम्हें देखे हुए तो अरसा बीत गया और क्या हाल चाल चल रहा है उस क्रिमिनल का? और यो जो होता है वो बताता है कि वो एक अकेला आदमी है और भागने वाले जो लास्ट आदमी है वो 4 थे और उसने 4 लोगों को होस्टेज भी बनाया हुआ है, एक को छोड़कर। वो सभी बेहोश हैं फिलहाल तो, लेकिन उनमें से जिंदा तो लोग बचे ही हुए हैं। मंजू कहता है तो फिर ठीक है, मुझे वहां पर ले चलो। यो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी अच्छे एक एजेंट हो और तुम्हें पुलिस की बजाय यहाँ पर भेजा गया है, तो मैं इसमें काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूँ। और हम देखते हैं जो मेजून होता है वो अपने पास से 4 सीलिंग तावीज को निकालता है और आसमान में फायर कर देता है, जैसे एक मैजिक बैरियर बिल्डिंग के ऊपर बन जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि क्या एक मैजिशियन है और क्या वो एक एजेंट है। मेंजून होता है वो यू से कहकर जाता है कि अब इसे मुझ पर छोड़ दो
और मेंजून जो होता है वो वहां से चला जाता है। और यू तो तालियां बजाते ही रह गया था। एक जो पुलिस वाला होता है ना, यू से आकर पूछता है कि आखिरकार ये इमिग्रेशन ब्यूरो होता क्या है, और हम तो पुलिस हैं, हम उन्हें क्यों नहीं पकड़ सकते, और कोरियन सस्पेक्ट यहाँ पर क्यों आया हुआ है। यू बताता है कि आजकल के बच्चे भी ना, मैं तुमको स्कूल में पढ़ा तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, क्या तुमने ये सब कुछ स्कूल में नहीं पढ़ा है। वो बंदा कहता है कि मैं पूरी रात काम करने के बाद हमेशा स्कूल में सोने में बिजी रहता था। अगर मैंने स्कूल में अच्छा किया होता तो मैं पुलिस फोर्स का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाता। और यू जो होता है वो हमें बताता है कि तुम जिस बारे में सोच रहे हो उसे इमिग्रेशन ब्यूरो कहा जाता है। वो दूसरों देशों के लोगों से कॉन्टैक्ट मामलों की देखभाल करते हैं अगर ये जरूरी होता है तभी। लेकिन इमिग्रेशन ब्यूरो से रिलेटेड एक एजेंट भी होता है। वो बंदा कहता है कि आखिरकार ये इमिग्रेशन ब्यूरो करता क्या है। यू बताता है कि ये अदर कंट्री की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा दूर लोगों से निपटने के लिए एक एजेंसी है। वो बंदा कहता है कि क्या इसका मतलब है कि जो अभी बैंक के अंदर है ये उससे रिलेटेड है। और यू बताता है कि नहीं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। और हम मेजून को देखते हैं जो कि अपने फोन से सब कुछ देख रहा था कि वो बंदा क्या कर रहा है। उसकी उम्र लगभग 21 साल थी और वो एक जॉबलेस था जिसका नाम यू गुगुंग होता है। जो बंदा भी हॉस्टेज बनाए हुए है ना बैंक के अंदर है, उसका नाम है ये। मेंजून कहता है कि उसने अपने फायदे के लिए इसका यूज किया। उसने कोशिश की थी कि वो सिक्योरिटी का एक एप्लीकेंट कर सके, लेकिन वो इस सिक्योरिटी वाली नौकरी को पाने में नाकाम रहा। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं रही होगी। तभी अंदर से आवाज आती है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। और ये बंदा वही था जो हॉस्टेज एक दादी को बनाए हुए था। और वो कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या आउटसाइड एक गाड़ी तैयार है या फिर नहीं। और मेजून जो होता है वो कहता है कि वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उस बंदे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एक गमले को उठाता है अपनी पावर से और मेजून पर वार कर देता है। लेकिन मेजून उसे अपने हाथों से पकड़ता है और साइड में फेंक देता है। वो बंदा उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, अगर आगे बढ़े तो मैं इस दादी का गला मोड़ दूंगा और उसे मार दूंगा। लेकिन जो मेजून था वो कहता है कि तुम होस्टेज को आखिरकार जाने क्यों नहीं देते हो। ये सिचुएशन को सुधारने का तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने हॉस्टेज के साथ कोई झगड़ा किया तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिससे उस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आसपास की सभी चीजों को उठा लेता है। और जैसे ही फायर करने वाला होता है मेजून उसी वक्त अपने उसी ताबीज को निकालता है, जिससे वो 4 कोनों में उन ताबीज को लगा देता है, जिससे उसने अभी जो सारी चीजें उठाई थी वो सारी की सारी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो बंदा भी इसे देखकर हैरान में रह गया था और कहता है ये क्या है। मेजून कहता है कि तो फिर ठीक है, अब ये मेरी आखिरी वार्निंग है। और जो वो दादी थी ना, वो कोई दादी नहीं बल्कि वही एक रियल विलन होता है। और इस बंदे ने इसे हॉस्टेज नहीं बनाया था, बल्कि इस दादी ने इस बच्चे को हॉस्टेज बनाया था, जो कि भेस बदल कर आया था। और वही जो बंदा था वो कहता है कि तुम भी इमिग्रेशन ब्यूरो के कुत्ते। मैं इस पर बिलीव नहीं करता, तुमने मुझे एक नजर में ही आखिरकार कैसे पहचान लिया। मेजून कहता है कि ध्यान न देने के लिए बेवकूफ तो बनना ही पड़ेगा। और जो वो लड़का था ना जो कि जॉबलेस था, वो अपने मन में कहता है मैं तो नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ पर एक अप्लाई असिस्टेंट को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन ये बूढ़ी औरत मेरे पास आई और बोली कि मेरे कपड़ों पर कुछ लगा है। और जो वो बंदा था ना उस लड़के पर वार कर देता है, जिससे उसके हाथों में कुछ निकलता है जो कि उसके हाथों में घुस जाता है और वो बंदा जोरों जोरों से चीखने लगता है। जो वो बंदा होता है वो कहता है मैंने इसे अच्छी तरह से देख लिया था, लेकिन अब बर्बाद ये सब कुछ हो चुका है। मुझे लगा कि अब तुम यूजलेस हो। और ये सब वो उस लड़के से कह रहा था। मेजून कहता है कि वो तुम हो, असैसियन का ट्राई करने वाले। इसने 3 हमले किए और असैसियन के 12 मामले हैं, डकैती के 49 मामले हैं, और यही तुम पर क्राइम लगे हुए हैं। और तुम पर लीगल बुक्स का भी कब्जा है और तुम काफी डिमेंशियल के भी एक क्रिमिनल हो, और ये तुम्हारे अर्थ के क्राइम को छोड़कर है।
और तभी मेजून जो होता है अपने हाथ को में छोटा सा कट लगाता है और अपने खून को नीचे गिरा देता है। और वो जो बंदा था वो कहता है कि ये काफी खराब एनर्जी महसूस होती है, मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या प्लान कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ देखने से सीधा लग रहा है। तभी जो वो लड़का था वो तो उस बंदे के हाथों को छुड़ाने में लगा हुआ था, लेकिन जो वो उसकी जो कुछ चीजें थी जो कि पतली राडों की तरह थी लेकिन उनमें नाखून लगे हुए थे, वो सीधा जाती और उसके चेस्ट पर उसके मुंह में जाकर लग जाती और उसका जो खास सारा का सारा ब्लड था और उसकी सारी एनर्जी को चूस रही होती है। और वो बंदा ये सब कुछ चूस कर एक एनर्जी को क्रिएट करता है और कहता है कि भले ही तुम इमरजेंसी ब्यूरो के एजेंट ही क्यों न रहो, और वो उसके बैरियर पर वार करता है जिससे उसका बैरियर भी टूट जाता है। लेकिन वो पावर थी वो मेजून की ओर बढ़ती है। मेजून एक बैरियर क्रिएट कर कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मेजून तभी कुछ मंत्रों का यूज करता है और डार्क मैजिक का भी यूज करता है और हमें बताया जाता है कि ब्लैक मैजिक जिंदगी की पावर को सैक्रिफाइस करता है और इसे दर्द से छीन लिया जाता है। ज्यादातर कंट्री में ये गैर कानूनी है सिवाय इसके कि किसी अदर बंदे को इसका सैक्रिफाइस ना बनाया जाए, और एक ह्यूमन को खासकर ये सबसे बड़ा क्राइम होता है। और हम मेजून के पीछे एक काफी बड़े इविल को भी देख सकते थे। और जब वो बंदा था वो अपने मन ही मन में कहता है, ये सोचना कि मेरे जैसे किसी आदमी को पकड़ने के लिए वो अपनी कई सालों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और मेजून जो होता है उस इविल स्पिरिट को उस बंदे की ओर भेजता है, और जो वो इविल होता है ना वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी से जुदा कर देता है। वो बंदा काफी जोरों से चीख रहा था और वो उसको मुंह से पकड़ता है जिससे वो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और मोम की तरह वो पिघल रही थी। वो बंदा अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता ये कितना ज्यादा ताकतवर है। मेजून कहता है कि किसी ऐसे आदमी को काटे जाने पर दुख होता है जिसे तुम नीसी नजरों से देखते हो, लेकिन वो बंदा कहता है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। मेजून उससे पूछता है कि कैसा रिवार्ड, और वो बंदा बताता है क्या तुम जानते हो कि अर्थ पर इतने सारे क्राइम जो है वो कैसे होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिमेंशनल सिस्टम में सबसे अच्छी फ्यूचर का पहले ही पता लगा लिया जाता है और इसी से इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। एक सोल का टुकड़ा जिसे इतिहास के सबसे खतरनाक क्रिमिनल से गिरा दिया गया था, उस सोल का एक टुकड़ा एक जगह पर है अभी। अगर तुम उसे बेचते हो तो टुकड़े की तलाश करते करते इतने लोग आएंगे कि वो एक कतार में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर तुम मुझे जिंदा रहने का वादा करते हो तो। मेजून कहता है क्या तुमको लगता है कि मुझे इसे अचीव करने और बेचने का टाइम होगा भी? शायद मेरे ऊपर रखा गया तुमसे भी बड़ा इनाम हो सकता है। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा सुन लिया। और वो बंदा अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मेजून उसका एक नहीं सुनता। वो बंदा अपने मन ही मन में सोचता है कि ये ब्लैक मैजिक का यूज करता है और ये अपनी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि अपनी पावर को यूज करता है तो इसकी जो लाइफ फोर्स है वो कमती चली जाती है, लेकिन इसकी लाइफ फोर्स कम नहीं रही है तो ये इम्पॉसिबल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उसी रेस का एक बंदा है जिस रेस का ये मैजिक यूज कर रहा है? और मेजून भी कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि मैं आखिरकार हूँ कौन, और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। मेजून जो होता है वहां पर खड़े खड़े सोच रहा था और कहता है तो क्या तुम्हारे क्राइम कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ बैंकियों को लूट कर माफ कर दिया? मुझे इससे काफी घिन आती है। वो बैंक से बाहर आता है जहाँ पर यू उसका इंतजार कर रहा था और वो उससे पूछता है कि क्या ये खत्म हुआ, और मेजून बताता है कि हाँ। और यू पूछता है कि उस हॉस्टेज का क्या हुआ? मेजून कहता है कि वो अभी सांस ले रहा है। यू कहता है कि मेरी तो जान में जान आई, मैं यही आशा कर रहा था कि मुझे कभी आसपास भी ना रहना पड़े। मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ कि उसके माथे पर तुमने कैसे छेद किया है। मेजून कहता है उसका मत्था जो है वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी होल मैंने कर दिए हैं। मैंने तुमको ये पहले ही कई बार बताया है, लेकिन अगर तुम इतने नरम दिल हो तो तुम इस जॉब को पहले ही छोड़ दो। तो फिर ठीक है, चलो एक ड्रिंक लेते हैं, गुड बाय। और वो वहां से चला जाता है। उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसे पढ़ते हुए कहता है कि जेन किशन अपनी जमा अमाउंट के मामले में काफी बेहतर है। वो एक टैक्सी को रुकता है, उसमें बैठता है और टैक्सी वाला कहता है कि आपका वेलकम है। और मेजून जो होता है वो कहता है कि मुझे गनम ले चलो, और हमें बताया जाता है कि जो मेजून था वो बताता है मेरे आसपास के लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं इमरजेंसी ब्यूरो का एक एजेंट हूँ और मेरी मिशन की जो सक्सेस रेट है वो 99% है।
लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो आइडेंटिटी है वो फेक आइडेंटिटी है और नेम और रेस जो है वो ह्यूमन है और मुझे भी नहीं पता कि मैं ह्यूमन हूँ या इविल हूँ या फिर कोई एलियन हूँ। मुझे फांसी नहीं दी गई थी बल्कि बहुत टाइम पहले क्राइम से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे एजुकेशन दिया गया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया गया, मुझे एक न्यू बॉडी भी दिया गया था। मैं एक कैदी बन गया था। मुझे अर्थ नाम की एक जगह पर भेज दिया गया। मैंने कई मिशन को पूरा किया और मैंने टैलेंट को अचीव किया और ये रेस जिसे अक्सर डाला जाता है और एक कैदी के रूप में लिया जाता है और गिरफ्तार किए गए का मतलब होता है जॉब पर रखना। जिसको भी वो गिरफ्तार करते हैं ना, उनको वो जॉब पर रख लेते हैं। इस सिचुएशन में उनको सैलरी मिलता नहीं है बल्कि उनको सैलरी देना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि ये इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे इसे ढूंढना जल्द ही होगा। और अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है, इन तरीकों से मेरे पास 5 मिलियन इकट्ठा करने का कोई भी मौका बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं लाइफ को बहुत ज्यादा जीना नहीं चाहता और जैसे ही 5 मिलियन तक मैं पहुंच जाऊं, जल्द से जल्द मुझे ऐसा कुछ सोचना होगा। तभी उसे कुछ याद आता है उसी बंदे का बात जब उसने कहा था कि एक सोल का टुकड़ा जिसे इतिहास में सबसे कीमती माना गया है। और जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, वो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कि कॉर्पोरेट जिंदगी काफी कठिन है लेकिन आज की दुनिया में इस पर टिके रहना काफी बेहतर है। मेजेन कहता है नहीं, मैं इसे जल्द ही छोड़ दूंगा और कंपनी को भी मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। कौन जानता है कि 800 सालों से भी ज्यादा काम करना कितना बोरिंग भरा रहा होगा। सुबह उठना, काम करना और फिर से शाम को घर चले जाना। ऐसी कंपनी से मैं बोर आ चुका हूँ और मुझे अब इसे छोड़। हम मेजून को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाता है और वो अपने घर का दरवाजे को जैसे ही ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई है। वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी जो कहती है कि तुमने पहले ही अपना फोन तुम क्यों नहीं बदल लेते। आज की दुनिया में ये जो न्यूज़पेपर है वो कौन ही पढ़ता है। अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन होता तो तुमको अखबार ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और हमें पता चलता है कि ये लेडी कैथरीन, जिसकी उम्र 25 साल और ये मेजून की एक सेक्रेटरी होती है। कैथरीन मेजून से कहती है, क्या तुम जानते हो कि हर बार अलग अलग कॉल करना और मैसेज भेजना काफी प्रॉब्लम भरा होता है। उसके कारण से मेरे जो मदर है ना वो दूसरी जगह पर पहुंच गई और मैंने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया धोखे से, जिससे मुझे काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी है। मेजून सीधा पॉइंट पर आता है और वो कहता है कि आखिरकार वो फर्स्ट कार्ड कौन है। और कैथरीन बताती है कि वो एक सिटी कार्ड है और वो जैसे ही उस गिफ्ट को देखता है जो कैथरीन लाई हुई थी, मेजून कहता है तुमने इतने सारे आलू कैसे खरीदे और तुम आखिरकार इतना खर्च क्यों करती हो। कैथरीन कहती है उस आदमी से मैंने ये शेयर किया जो अकेले जा रहा था। ये काफी सस्ता था तो मैंने 10 किलो खरीद लिए और मैंने सोचा कि ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए। मेजून कहता है थोड़ा खर्चा कम करो और बचत करने का ट्राई करो। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो मुझे पता है तुम बिना काम के तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई होगी। और कैथरीन बताती है कि इमिग्रेशन ब्यूरो अभी भी मुझसे इसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है। ये तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट साबित हो सकती है। मेजून कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रही हो कैथरीन तो ये क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक मिसिंग केस है। योसोंग कंपनी का सीईओ जंग ताइजून और वो 300 बिलियन वॉन का एक अकेला वारिस है। उसने अचानक काम पर आना बंद कर दिया और बिना किसी सुराग के गायब हो गया। इमिग्रेशन ब्यूरो को शक है कि वो एक फॉरेन है जो बिना किसी कार्ड के अर्थ पर रह रहा था। कैथरीन कहती है कि भले ही वो वापस ना आए, हमारे हमारे जो सबूत है ना, जो हमने ढूंढे हैं उनसे पता चला है कि वो एक एलियन है। इस पॉइंट पर जो जंग ताइजून है उसके पास जो स्टॉक है उसे नेसन खजाने में वापस नहीं लिया जा सकता है। मेजून जो होता है वो कहता है कि क्या उसके फैमिली का कोई भी वारिस नहीं है जो उसकी विरासत को संभाल सके। और जो मेजून था वो कहता है क्या उसका फैमिली कोई मेंबर नहीं है जो उसकी विरासत का हकदार हो सके। कैथरीन बताती है कि उसकी फैमिली का एक भी मेंबर या फिर रिश्तेदार नहीं है। ये सचमुच हैरान करने वाला है। और जो उसका विरासत है वो इमिग्रेशन ब्यूरो ने इसे अभी तक सेव भी नहीं किया है। मेजून कहता है कि ब्लड सैंपल बिना विरासत के अजीब भी किया जा सकता है, इसे पहले ही कोई लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। अगर तुम मेरे लिए कोई बोरिंग मामला ला रही हो तो ये मामला एक मिसिंग केस का है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है
उसने भी उस स्टॉक को रखना चुना होगा। कैथरीन कहती है कि गैस ये हो सकता है। मैजून कहता है कि तो फिर इस चांस का यूज कुछ कर्ज मिटाने के लिए करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, तो दरवाजा बंद कर लेना। कैथरीन कहती है क्या तुम अभी से काम करना शुरू कर दोगे? कैथरीन कहती है तुम सचमुच काफी ज्यादा वर्कहॉलिक हो। और हम सिटी में देखते हैं जहाँ पर मैजून एक बंदे के पास आता है और उससे कहता है डोंगचोल। और जो डोंगचोल होता है वो जैसे ही देखता है वो कहता है कि हेलो मास्टर। वो काफ़ी खुश हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि प्लीज़ आप ये कहना बंद करें, मैं आपसे काफ़ी अरसे बाद मिल रहा हूँ कि आप ठीक हैं बॉस। और अगर आप बॉस से मिलने के लिए आए हैं तो बॉस जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पर हैं और कंफ्यूज करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप सेकेंड फ्लोर पर उनका इंतज़ार कर सकते हैं, मैं उनको वहीं पर भेज दूंगा मास्टर। लेकिन जो मैजून होता है वो कहता है कि मुझे तुम इस बिजनेस सड़क पर मास्टर कहना बंद कर दो। तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ, और मास्टर के अलावा मैं थोड़ा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। डोंगचोल कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, आप अंदर चले जाइए। और हम देखते हैं कि मैजून जैसे ही अंदर पहुँचता है वो उस मास्टर से मिलता है और कहता है बहुत को मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसका खुलासा करने में आप कामयाब रहे, क्या आप सचमुच एक एल्फ ही हैं? और वहाँ पर जो एल्फ बैठा हुआ था जो डोंगचोल का मास्टर है वो कहता है कि दोबारा अब मेरे से तुम कोई भी मदद मत मांगना, तुम यहाँ पर ऐसे ही आ जाते हो। मैजून कहता है कि मैंने इसे खुद नहीं खरीदा, ये बस कैथरीन का एक गिफ्ट है, क्योंकि जो मैजून था वो आलू जो था वो यहाँ पर लाया होता है इस एल्फ को देने के लिए। वो एल्फ कहता है ये काफी बार हो चुका है कि तुम बुक स्टोर की दुकान में जाते हो और फ्लावर लेकर आ जाते हो। मैजून कहता है कि एनीवे क्या डोंगचोल अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। और जो एल्फ होता है ना वो बताता है कि हाँ वो काफी कड़ी मेहनत करता है, और वैसे भी इस बार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम यहाँ कोई रीजन की तो बिल्कुल नहीं आए होगे। और मैजून कहता है कि तुम काफी तेज हो और इसलिए हमारे तुम एक एजेंट में से एक हो। और मैजून अब उसे बताता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी स्पेशलिटी की जरूरत है। एल्फ कहता है तो फिर ठीक है, ये इतना ही है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैजून कहता है बदले में मैं इस महीने तुम्हारा किराया कम कर दूंगा। एल्फ कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा सा शर्म आता है लेकिन मैं तुम्हारे कंपैरिजन में तुम्हारे इस बर्ताव को माफ करता हूँ, तो मैं अब तुम्हारी मदद जो है वो मैं कर दूंगा। और वो तभी किसी को बुलाता है जो कि एक स्प्रिट थी, और मैजून इसे देखते हुए कहता है इसके बारे में सोचने के लिए जब वो किसी स्प्रिट को बुलाता है तो ये काफी ज्यादा यादगार साबित होता है। किसी स्प्रिट को समन करना और जल्दी से उसे कंट्रोल में करना, ये स्किल दिन ब दिन तुम्हारा बेहतर होता जा रहा है। वो एल्फ कहता है हाँ ये प्रैक्टिस से हुआ है। और वो जो जंग ताइजून था उसका जो सारा डिटेल होता है वो इस स्प्रिट को बताता है और कहता है कि क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं। और जो वो स्प्रिट होती है वो जैसे ही उस मतलब कि उस पिक्चर को देखती है वो वहां से निकल जाती है। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डोंगचोल होता है वो दरवाजे को खटखटाता है और मैजून से कहता है कि मास्टर जो बॉस है ना वो आपको नीचे बुला रहे हैं। और मैजून जो होता है वो जैसे ही नीचे जाता है और उस एल्फ से पूछता है क्या आपको वो मिल गया और आप काफी ज्यादा बेस्ट हैं। वेल्फ बताता है कि उसे ढूंढने के बाद क्या तुम प्लानिंग जो है वो क्या करोगे और आगे क्या करोगे तुम मेरे को बताओ। जो मैजून होता है वो उससे कहता है कि उससे मेरे को पूछताछ जो है वो करना पड़ेगा। एल्फ कहता है सच तो यह है कि वो किसी इस एक्सपर्ट को ही ये सब कुछ काम जो है ना वो सौंपा गया है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है और वो ये जो एक लिमिट है जिसमें मैं तुम्हारी मदद जो है ना वो कर सकता हूँ। लेकिन मैजून जो होता है वो सीधे पूछता है क्या वो एक ह्यूमन है या फिर नहीं। और एल्फ जो होता है वो बताता है कि तुम उस चीज को ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। और हमारा जो सीन होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है जंग ताइजून पर, जहाँ पर उसकी जो लाश थी ना वो एक पेड़ से लटकी हुई होती है। वहीं पर जो मैजून था वो भी आ गया होता है, क्योंकि उस एल्फ ने इसका जो लोकेशन है ना वो तो बता ही दिया था, क्योंकि स्प्रिट ने उस एल्फ को इसका लोकेशन बता दिया था। जंगताई जोन का जो बॉडी था वो वहीं पर लटका हुआ था। इसे देखते हुए जो मैजून था वो कहता है मैंने उसकी तलाशी ली है लेकिन मुझे उसकी पैंट से पिछली जेब से एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा गया है कि ऑफिसर की जो वसीयत है ना उसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और कहता है इमिग्रेशन ब्यूरो ने अभी तक उसका जो विरासत है उसे नहीं लिया है। और वो फोन कॉल और किसी को नहीं बल्कि कैथरीन को कर रहा था। कैथरीन अपने जवाब में कहती है कि ये जो डेंगचूल है ना बैंक,
ये उससे रिलेटेड होगा और ये हेडक्वार्टर में है। इसीलिए मेजून कहता है कि अगर चोंगचियोन ब्रांच का ये हेडक्वार्टर है तो हमें दूसरे से ये पता करना चाहिए और सब कुछ को छोड़ो और सीओ जंग ताइजून कर कि मैं घर जो हूँ ना वो मैं जा रहा हूँ, वहीं से मेरे को कुछ जो पता है ना वो चल जाएगा। और कैथरीन कहती है तो फिर ठीक है, मैं इमिग्रेशन ब्यूरो से कांटेक्ट करूंगी और मुलाकात करने का एक रिक्वेस्ट करूंगी। वह जो मेजून होता है वो कॉल को कट करता है और कहता है सबूत के लिए थोड़ा और मेरे को ढूंढना होगा कि ये जो एक एलियन है या फिर नहीं, ये काफी कठिन है। तो चलो अब मेरे को वापस जो है ना वो जाना पड़ेगा और हम सिटी की ओर आते हैं। और जो यू था ना वो मेजून से मिलता है और कहता है अरे तुम, और जो यू मेजून होता है वो कहता है कि यू जोंगपाल। और तभी एक इमिग्रेशन ब्यूरो का एक जो बंदा होता है ना वो उसने हेल्प जो थी वो यू से मांगी थी और यू तुरंत तैयार हो गया था। वो इमिग्रेशन ब्यूरो का बंदा होता है वो कहता है कि ये सिर दर्द नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन ब्यूरो और नेशन पुलिस जो है ना उन दोनों में आपस में बनता नहीं है और तुम लोग आपस में पहले से ही मिले हो और जानते हो तो कोई तकलीफ जो है ना वो नहीं होगा। और वो वहां से जाते हुए कहता है कि तुम दोनों इसका पता लगाओ, तो इसका जो की है ना वो मैंने तुम लोगों को तो पहले ही दे दिया है। वो बंदा वहां से चला जाता है। यू जो होता है ना मेजून से कहता है कि ये हमारा एक डबल बुकिंग है। मेजून कहता है कि एक सेकंड के लिए रुको, इस सिचुएशन को मुझे साफ जो है ना वो करना पड़ेगा। यू अंदर जाता है और कहता है तुम इसे क्लियर करो, मुझे इसका मदद जब चाहिए हो तो मेरे से बोल देना। और मुझे ये तब देखा जाना चाहिए था जब टीम 2 के उस कमीने लीडर ने मेरे को ये जो टीम लीड है ना वो सौंपा था। मेजून कहता है मेरा अंदाजा तो यही है कि जो सेकंड टीम है ना वो इस बार काफी ज्यादा बुरी साबित हुई है और हाल ही में लापता आदमियों के जो मामले हैं ना वो सामने आए हैं, जो कि ना काफी ज्यादा एल्फ जो है ना वो ही गायब हुए हैं, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख ही सकते हो। और स्पेशल जांच के मुताबिक और हेडक्वार्टर से पता लगाया गया है कि एक जो सेकंड टीम है ना वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन्होंने हमें एक आदमी के लापता होने का मामला बताया। भले ही ये काफी ज्यादा ऑर्क से रिलेटेड हो सकता है और जो यू है ना वो भी एक ऑर्क ही है। और यू फिर कहता है कि टीम 2 लीडर के पास शायद शुरू से ही एक अच्छा आइडिया रहा होगा और मामला जो है ना वो इमिग्रेशन ब्यूरो को सौंपा गया, इसलिए उन्होंने इसे मुझे सौंप दिया। अब जो है ना हालांकि अब तुम्हें समझ में जो है ना वो आ ही रहा होगा। मेजून कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये वो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सुनना चाहते हो तो ये मेरे लिए बेहतर है। मैं अनजान लोगों के साथ काम करने की बजाय तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगा। और हम देखते हैं जो यू होता है ना उसके पास टीम लीडर का कॉल भी जो था वो आ गया होता है। वो जैसे ही उस कॉल को पिक करता है उसका जो टीम लीडर होता है वो कहता है कि यू जोंगपाल तुम वहां पहुंचे और इमिग्रेशन ब्यूरो का एजेंट वहां मौजूद होगा जिसका तुमको सपोर्ट करना है। यू कहता है कि हाँ बॉस मैं समझ गया। और कॉल जैसे ही कट होता है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेजून कहता है कि एक अच्छा काफी काम जो है ना वो चल रहा है, अगर हमने इसे निपटा लिया तो हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। यू बताता है कि हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, बस मेरे पास थोड़ा सा ही अल्कोहल जो है ना वो बचा हुआ है। मेजून कहता है तो फिर ठीक है, अब हम जो अल्कोहल है ना वो हम इस केस को निपटाने के बाद पियेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग जो थे ना वो जंग ताइजून जो मिसिंग केस का जो वो कर रहे हैं ना उसके घर पर वो लोग जो थे ना वो आ चुके होते हैं। और मेजून जो होता है वहाँ का सारा चीजों को ना अच्छी तरीके से चेक जो था वो कर रहा था। और हम देखते हैं जो मेजून था वो हमें फिलहाल थोड़ा सा फ्लैशबैक बताता है जब वो जंग ताइजून की लाश पर गया था। और जो तो कंटिन्यू करता हूँ मैं इस फ्लैशबैक को। मेजून कहता है कि ये सचमुच तुम्हें काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है और वो अपने मन ही मन में सोचता है कि सीओ जंग ताइजून का जो रजिस्टर है ना उसे डीएनए का यूज कर कर बनाया गया है, इसीलिए अगर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इस बात का सबूत मिलेगा ही नहीं। उसके लापता होने के बाद उसके घर से एक दूर पहाड़ी पर उसका एक जो फेक बॉडी है वो लटकाया गया और एक हफ्ते का इंतजार किया गया, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है। जंग ताइजून एक एलियन था और उसने एक फेक बॉडी को लटकाया। तो हमारे सामने दो मामले आते हैं और पहला जो है जिसके पास सब कुछ है, पैसा शोहरत सब कुछ, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा शोहरत और वो कर्ज में डूबा हुआ एक मिडिल क्लास आदमी, लेकिन 300 मिलियन वॉन के मार्केट का और कंपनी का एक अकेला वारिस। अगर कोरिया ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम वो 7 ग्रुप्स के लेवल पर ये सब कुछ कर रहा होगा। और सिचुएशन को देखते हुए ये पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे इस पर थोड़ा और गौर करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल ना लगे तो मुझे पीछे ही हट जाना चाहिए। और आई होप कि जंग ताइजून के घर में कोई मुझे यूजफुल सुराग मिल जाए। मैंने कहा कि यूजफुल
सुराग। और हम देखते हैं कि ताइजून ने एक पेन को जैसे ही उठाया था, वो पेन बोल उठता है और वो कहता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ काफी इंतजार कर रहा था, मेरे में धुन रख रही थी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमने मुझे पहली बार ही छुआ होगा। जो ताइजून था वो कहता है ये काफी अहंकारी महसूस होता है, इस तरह की चीजें अर्थ पर तो नहीं होती, इस बात की अच्छी तरह से जांच करनी होगी और ये पॉसिबल है जो जंग ताइजून है वो एक एलियन ही रहा होगा। और जो वो पेन था वो कहता है, मतलब कि वो अपने बारे में बताता है कि मैं 245 डिशेस जो है वो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ करने का एक परमिशन भी होना चाहिए। और अगर सच कहूँ तो हाउस वाइफ के लिए एक सीक्रेट वेपन है जो कि एक किचन मशीन की तरह है, और वो बोल सकता है और जो भी उसे पकड़े रहेगा वो ही उसकी आवाज को सुन सकेगा, और वो कम से कम 3 मीटर की दूरी की चीजों को देख भी सकता है और सामान वगैरह भी खरीदने में मदद कर सकता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने बारे में सब कुछ मेजून को बता देता है। मेजून कहता है, जंग ताइजून ने क्या खुद तुम्हारा यूज किया था, चाहे वो इंसान हो या एलियन, लेकिन वो कोई नॉर्मल आदमी बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे जंग ताइजून के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब वो पेन होता है वो कहता है कि हाँ बेशक, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम वैसे ही मेरे साथ बर्ताव करोगे जैसा तुमने मुझे पहली बार मिलते हुए किया था, क्योंकि मेजून ने से काफी कसकर फेंका था जिससे वो काफी ज्यादा घूम गया था। और जो पेन था ना वो बताता है ताइजून के बारे में कि जो ताइजून आदमी था ना वो बिल्कुल अलग था, वो मुझे सुबह सुबह टहलाने के लिए भी पार्क में ले जाता था और हमारे लास्ट मोमेंट कुछ इसी तरह से थे। मेजून पूछता है कि आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था, और जो वो पेन था वो बताता है 1 हफ्ते पहले अराउंड 2 AM पर मैंने उसे रात के अंधेरे में बिना किसी चपेट के जाते हुए देखा था। मैं सोच रहा था कि उसने इतनी जोर से ये क्यों किया, लेकिन अगले दिन मुझे कुछ अलाइव हेवन किसी की अपीयरेंस महसूस हुई। मैं ये जानकर काफी खुश हुआ कि लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेजून ये सुनते हुए जोंगपाल से कहता है, कहने का मतलब है यू से कहता है क्या लगभग 1 वीक पहले कोई यहाँ पर आया था या फिर नहीं। यू बताता है, मैंने पहले ही बाहर के जो सिक्योरिटी कैमरे थे उसकी जांच कर ली है, लेकिन सीईओ जंग ताइजून के घर छोड़ने के बाद कोई भी दरवाजा खोलकर नहीं आया है। और जब वो पेन था वो बताता है कि जंग ताइजून के घर में कोई आया था, वो आता था और इस घर का पूरा चेकिंग करता था, और ये सब उसने 2 हफ्तों और ये सब उसने 5 दिनों तक लगातार किया है। और मेजून जो था वो कहता है, क्या तुमने उसका चेहरे को देखा है, और पेन बताता है कि नहीं, काफी ज्यादा नाइट हो चुकी थी इसलिए मैंने उसका नहीं देखा, हालांकि मैं उसका जो बॉडी है ना उसका शेप देखकर बता सकता हूँ कि वो एक ह्यूमन था। मेजून सोचता है कि दरवाजे खोले बिना वो एंटर हो गया, इसका मतलब ये है कि उसने वार्म टाइप मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। यू कहता है आखिरकार क्या हो गया, और ये जो फ्राई पेन है ये क्या कह रहा है। मेजून कहता है, इसने बताया है कि हमसे पहले किसी ने इस घर की तलाशी ली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वार्म टाइप मैजिक है जिसका यूज कर कर वो इस घर में दाखिल हुआ था, और अब तक मैं इस मैजिक एक्टिव कर कर तलाश में था, जबकि मुझे मैजिक की खोज करनी चाहिए थी जो कि पास्ट में हुआ है। और वो मैजिक का इस्तेमाल करता है मेजून, और जो यू होता है वो कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। मेजून बताता है स्पिरिट की दुनिया में ये काफी नॉर्मल चीज है, जिस तरह की गीली मिट्टी पर तुम कदम रखोगे और फिर बाहर कदम रखोगे तुम्हारे जो निशान है वो छूट जाएंगे, और ये सेम स्पिरिट की दुनिया में भी होता है। उस निशान को खोजने की जरूरत है जो इस घर से एंटर हुआ है, और वो निशान जरूरी होंगे, तो मुझे लिविंग रूम की तरफ जाना चाहिए। इनबा कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो या फिर नहीं, लेकिन मेजून बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया और यहाँ पर कुल 10 निशान है, और ये उस कहानी से पूरी तरह मेल खाता है कि 5 बार वो यहाँ पर आया होगा। 5 बार आया है तो वो गया भी तो होगा, इसलिए 10 यहाँ पर निशान बने हुए हैं। मेजून कहता है यू से कि यू, मुझे कुछ निशान मिले हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। यू कहता है हम उस फ्राई पैन का क्या कर सकते हैं। यू कहता है अभी ये तुम इसे पकड़ कर रखो, ये हमारा एक लास्ट सबूत है। पेन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन मेजून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से भरी नजरों से देखता है। वो उसे कार की डिक्की में बंद करता है
और दोनों लोग गाड़ी में बैठते हैं। मेजून जो होता है यू से कहता है ये गंदा है तो तुम इसे ना ही छुओ, और वो दोनों जो थे वो वहां से निकल जाते हैं। और जो यू होता है वो कहता है कि मेजून क्या सभी मैजिशियन नॉर्मल ऐसा ही करते हैं क्या? कुछ दिन पहले एक्टिव किया हुआ बार मैजिक को ढूंढना और साथ ही इसका पता लगाना कि वो कहाँ से कनेक्ट है, क्या ये आसान है या नहीं? मेजून बताता है हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानते हो कि ये सब कुछ एक्सपर्ट लोग ही करते हैं। हालांकि एल्फ का जो लाइफ होता है वो काफी लंबा है, इसलिए वो लंबे टाइम तक इसे यूज कर पाते हैं। और जो मेजून था वो अपने मैजिक को एक्टिव अभी भी कर यू होता है और वो यू को रास्ता बता रहा था और यू गाड़ी को उसी रास्ते पर फॉलो करता जा रहा था। मेजून कहता है लेकिन यू क्या तुम सचमुच अगले 5 सालों बाद इसे छोड़ा तुमने क्यों नहीं है? यू कहता है इसमें कोई शक नहीं है, मैं एक और कहूँ और धीरे धीरे उम्र बढ़ने का फायदा है, लेकिन पलक झपकते ही ऐसा हो सकता है मुझे पेंशन भी मिलती और मैं एक पीसफुल जिंदगी भी जी सकता था। जो मेजून था वो कहता है मैं और के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा एक अच्छे और हो। आखिरकार तुम मेरे ऑफिस में आकर काम क्यों नहीं करते हो? यू कहता है तुम पहले ही मेरी फैमिली से मिले हुए हो, तुम जानते हो कि उनको बकवास करना या फिर किसी की बात मानना पसंद नहीं है। अगर मेरे जो फैमिली के जो कुछ रूल्स है ना, अगर उन्हें लिखा जाए तो एक पूरा बुक लिखा जा सकता है। तो क्या अब हमने उस जगह को ढूंढा अब तक नहीं है? और यू कहता है ये काफी है, अगर मेरी माँ ने इसके बारे में बात सुनी वो काफी गुस्सा हो जाएंगी, तो तुम छोड़ दो, ये तुमने मुझसे कहा है इसलिए मैं किसी से नहीं करूंगा, इसीलिए दोबारा ये मत कहना। कुछ टाइम पहले मैंने नशे में धुत एक आदमी को इतना ज्यादा मारा था कि और पुलिस ने ये पूरे शहर में अनाउंस कर दिया था कि और पुलिस ने एक आदमी को काफी ज्यादा मारा है और यू ने एक नशेड़ी को मारा था। और इंसानों की जो कीमत है वो हम सब रेस के लोगों से काफी कीमती मानी जाती है। और जो ह्यूमन टीम पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो पॉलिटिक्स पावर में हैं अभी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेजून कहता है कि क्या मैं रेडियो चालू कर देना चाहिए? वो जैसे ही रेडियो चालू करता है खबर आती है कि आज की खबरों का टाइम हो गया है और डायमेंशन की जो रॉयल राजकुमारी है उनका जो जर्नी है आज वो घोषणा होने वाला है उसका, इसमें कोई शक नहीं है। मुलाकात और एक ग्रुप इमिग्रेशन ब्यूरो की तैयारी की गई है, मतलब कि उसका सेफ्टी वगैरह करने का, क्योंकि उस नेशन की राजकुमारी जो ठहरी। और गोस्ट ने एक बार फिर से नेशन असेंबली के सामने एक और नया मामला सामने लाया है, साथ साथ उसने अपनी जिंदगी के अधिकार के समान कुछ वो मांग जो है ना वो कर रहा है उस असेंबली से। और जो मेजून होता है वो यू से कहता है यू यहीं पर गाड़ी रोक दो, इस पॉइंट पर 10 अलग अलग रास्ते हैं अभी। और यू जो होता है वो गाड़ी को रोकता है, दोनों लोग नीचे आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मेजून वहां पर देखता है और कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा और कम्युनिटी है, वो कई दिनों तक लगातार आता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वो रुका तो जरूर ही होगा और उस पॉइंट पर ये एकदम पड़ोस में उसका घर भी होना चाहिए। शुक्र है कि गेट के पास मैजिक के निशान हैं, हम सबको सभी गेट का पता लगाना होगा। अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया है, तो पड़ोस में लगे सारे सिक्योरिटी कैमरे की जांच करो। यू जो होता है वो कहता है ठीक है, और हम कुछ देर बाद का टाइम सीन देखते हैं और यू बताता है कि एक भी सिक्योरिटी कैमरे जो है ना वो इस पड़ोस में नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्क्स कम्युनिटी है ना वो यहाँ पर रहती है, तो ऑर्क्स कम्युनिटी को इतना ज्यादा जो मान सम्मान वगैरह है ना वो नहीं दिया जाता है। और हमारा जो सीन होता है वो ऑर्क पब की ओर आता है जहाँ पर मेजून और जो यू थे वो दोनों आए हुए थे। यू वहाँ पर आते हुए कहता है कि हे ली टॉमसन, और जो ली होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमको किसी ने यहाँ का रिपोर्ट किया है? मेजून कहता है क्या वो बंदा तुम्हें जानता है? यू कहता है कि हाँ ये भी मेरे एरिया में से ही एक है, इसलिए ये मुझे जानता है। मैं बस तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कि तुमने हाल ही में किसी आदमी को देखा है? और ये सब जो सवाल थे वो यू पूछ रहा था उस ली से। वो उसको एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि इसकी जो बनावट है वो लगभग एक फोटो जैसी है और ये रात को काम करता है और इसमें से एक मैजिशियन की स्मेल आती है। और ली जो होता है वो उस पिक्चर को लेकर अंदर जाता है और कहता है जब से तुमने मुझसे पूछा है तो मैं अब इस पर गौर करूंगा, मैं कॉल करूंगा और वापस आऊंगा, तो प्लीज तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। यू जो होता है मेजून से कहता है अगर वो आदमी नहीं जानता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस पूरे एरिया में कहीं पर भी नहीं होगा। वो बंदा काफी जल्दी वापस आ जाता है और आकर कहता है किसी ने कहा कि उन्होंने इसे यहाँ के थर्ड डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा है, तो अब यहाँ से
तुम जा सकते हो। मेजून अपने मनी मन में कहता है, ये काफी आसान हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। मेजून बाहर आता है जो कि आसपास के और कम्युनिटी से पूछताछ कर रहा था और यूथ भी जो था वो भी पूछताछ करने में बिजी था। और जो और कम्युनिटी की जो सिक्योरिटी वगैरह है ना वो काफी ज्यादा खराब है, इसलिए लोग रात में बाहर भी बिल्कुल नहीं निकलते हैं। यू जो होता है वो मेजून से कहता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रात इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए हमें उसे स्पॉट करना काफी जल्दी हो जाएगा। मेजून जो होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर कर कहता है कि यू हमने उसे ढूंढ लिया, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो बंदा हमें मिल चुका है। यू को काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी महसूस होती है, उसी स्प्रिट वाली, और मेजून और यू गेट के पास आते हैं जहाँ से उनको एनर्जी महसूस हुई थी। और जो यू होता है वो कहता है कि उसने एक यहाँ पर बैरियर का यूज किया है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उसने इनमें से कई सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि उसका ये जो स्किल है वो स्ट्रांग नहीं है इसलिए, लेकिन मैं इनको एक एक कर कर आराम से तोड़ सकता हूँ। पर यू जो होता है वो अपने एक डैगर को निकालता है और काफी ज्यादा जल्दी उनको तोड़ने वाला था और कहता है यू रुको, वो आदमी अब भागने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो यू था वो अपनी इविल्स को निकालने वाला होता है, लेकिन तभी एक जो एनर्जी होती है उसे वो महसूस हो जाती है और वो जैसे ही दीवार में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि यू की थी। यू ने अपना डार्क जो मैजिक था वो यूज किया था जिससे वो उस पूरी दीवार को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो वो उस कमरे में कैद बंदा था वो यहाँ से भागने ही वाला था और वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? यू जो होता है उस बंदे को पकड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो बंदा उस होल में काफी ज्यादा जा चुका था, लेकिन उसका पैर अब भी बाहर था और मेजून के लिए इतना काफी था। मेजून जो होता है वो अपने डार्क मैजिक से उसका पैर ही पकड़ लेता है और उसका पैर पूरा बॉडी निकाल लेता है और अपना डार्क मैजिक में उसको चपेट लेता है, जिससे वो उसे वहीं पर पकड़कर नीचे पटक देता है। और कुछ देर बाद जब उसको होश आता है, जो यू होता है वो कहता है कि तुम उसी सोसाइटी के मेंबर, मैंने सही कहा ना? यू जो होता है वो कहता है कि सोसाइटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम उसी क्रिमिनल्स ग्रुप से हो जो एबिलिटी यूजर को निशाना बनाता है? यू कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ बस स्कैम ही होता है, ना कि और कुछ। और जो वो बंदा था वो कहता है कि क्या तुम्हारा जो फोन है क्या वो क्लीन है? और मेजून जो होता है वो कहता है उसके बारे में कुछ खास तो बिल्कुल नहीं लगता। यू जो होता है उसको पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा स्टेमिना है क्योंकि तुम उस क्रिमिनल्स एसोसिएशन के एक मेंबर जो हो, और अब ये कंफर्म भी हो चुका है तो कोरिया में जो एसोसिएशन है तुम उसमें से ही एक होने चाहिए। और जो वो बंदा होता है वो यू को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम एक इंसान तो बिल्कुल नहीं हो और तुम एक इंसान की तरह दिखावा कर रहे हो, हरामी इंसान होने का दिखावा मत करो। यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी और ये जो तुम कुछ पहने हुए हो ये सब एक दिखावा है। मेजून जो होता है वो कहता है अगर तुम ऐसा कुछ कहती हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यू कहता है तो फिर ठीक है, और वो एक हैमर को निकालता है और उस बंदे का गला पकड़ता है। मेजून कहता है कि अब ये तुम हैमर जो है वो तुमने क्यों निकाला है? मेजून कहता है अब मैं इसकी जो टांग है वो मैं तोड़ने वाला हूँ। मेजून कहता है इसे दूर रखो, मेरे पास इससे भी बेटर एक चांस है। और वो अपनी नाइफ को निकालता है और कहता है कि बस तो फिर इधर देखो, और वो अपने हाथों में से एक जो मच्छर था वो निकाल लेता है और वो बंदे से देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, उसकी पूरी की पूरी फट चुकी थी। मेजून कहता है ये काफी अच्छा है, आखिरकार तुम अब ये समझ ही चुके होगे कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, तो अच्छा तो अब मुझे तुम साफ साफ बता दो कि तुम्हारा आइडल कौन है। मेजून जो होता है वो उस बंदे के सामने अपनी उसी मक्खी को करता है और जो वो मक्खी थी वो पलक झपकने से भी कम टाइम में उसके अंदर जा चुकी थी। मेजून कहता है कि यो मुझे वो रिकॉर्डर पास तो करना, और यू कहता है कि हाँ वो ये रहा, और वो बंदा काफी जोरों जोरों से चीख रहा था। मेजून ने रिकॉर्डर को भी ऑन कर लिया था। मेजून कुछ मंत्रों का यूज करता है जिससे सब कुछ होना शुरू हो चुका था। यू जो होता है वो कहता है कि मेजून आखिरकार बात क्या है? मेजून कहता है ये काफी अच्छा हुआ, मैं सीधे तौर पर अपने अपोनेंट की माइंड को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। इसे करने के लिए उसे मजबूर करना और उसे खुशी का एहसास दिलाना होता है। मैंने जो मैजिक है वो इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं लंबे टाइम तक इसका जो यूज हूँ वो मैं कर पाऊंगा। और जो मेजून ने जो रिकॉर्डिंग करी हुई थी वो थी 26 मिनट 51 सेकेंड की। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, उस बंदे को भी पूरी तरह से होश आ चुका था, वो काफी चीखों के साथ उठता है। मेजून और यू को काफी बुरा भला कहने के बाद मेजून कहता है ठीक है तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? मेजून उस बंदे से पूछता है क्या तुम अपनी यादों को वापस जाना चाहते हो? तो यहाँ कुछ बग है तो प्लीज इसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो मुझे अब बताओ जो तुम जानते हो
मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो बंदा कहता है, मुझे यह भी नहीं पता कि जंग ताइजून आखिरकार है कहाँ। मुझे घर में मैजिक से एक जो हिडन सीक्रेट है, मुझे वो ढूंढने को कहा गया था, इसलिए मैं उस घर में जाया करता था और सारा सामान अंदर और अपने कस्टमर के पास ले जाता था। मेजून जो होता है वो कहता है कि क्या एक सेक्रेट वॉलेट? जब मैंने वहां पे देखा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर आखिरकार तुम्हारा जो कस्टमर है वो कौन है? वो बंदा कहता है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कौन हो सकता है। वो उसे उसका नाम भी बताता है, हालांकि हमें ब्लर में बताया जा रहा था। और जो यू होता है इसे सुनते हुए काफी गुस्सा हो जाता है, उसका सिर पकड़कर उसमें पंच मारने ही वाला होता और वो कहता कि ये साला आखिरकार ऐसा क्या कह रहा है। और वो बंदा कहता है, ये सच है, इसको मैंने कंफर्म भी किया है कि वो तुम्हारी कमांड सेंटर में से एक बंदा है। यू कहता है, मेजून तुम क्या करोगे? अब तुमसे कंटिन्यू करोगे? ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। मेजून जो अपने मन ही मन में कह रहा था, ये खतरनाक तो है, लेकिन ये आखिरकार हो क्यों रहा है? और हमें बताया जाता है ये एक वो ड्रैगन है। यू जो होता है इसे सुनते हुए काफी हैरान रह चुका था, लेकिन मेजून हमें बताता है कि ड्रैगन वो एक ऐसा क्रिएटर है जो अपनी जनरेशन के साथ इस अर्थ के टॉप पर एक अपोलस में से एक है। ये एक या दो लोग नहीं है जो अचानक से गायब हो गए क्योंकि उन्होंने ड्रैगन को नाराज कर दिया था। ये काफी खतरनाक अपोलस हैं जिनकी पावर और लिमिट का किसी को अंदाजा नहीं है, ना ही इन्हें कोई कंट्रोल कर सकता है। ये इन लोगों की कठपुतलियां हैं जो इनसे काम कराती है। जैसे कि जो अभी बंदा पकड़ा है ना मेजून ने, ये ऐसे कठपुतलियां को पकड़ते हैं। यू जो होता है वो कहता है कि मेजून कहता है कि वेट, मैं तुमसे कुछ अभी और क्वेश्चन पूछताछ करते करते काफी वक्त बीत जाता है। मेजून जो होता है वो कहता है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते तो प्लीज कम से कम इस रिकॉर्डिंग को जरूर से सुन लेना। और वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और उस बंदे को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया था। मेजून उस पुलिस वाले से ये सब कुछ कह रहा था और मेजून फिर से कहता है कि प्लीज रूल्स को फॉलो जरूर करना। हमको कैसे उसने डाला होगा। और हम कुछ वक्त बाद देखते हैं यू और मेजून दोनों कार में जा रहे थे और हमें न्यूज में बताया जाता है, जैसा ही वो रेडियो को ऑन करता है उसमें बताया जाता है कि जो प्रिंसेस वार्मी है वो पहली कांटी की जर्नी पर जा रही है। मेजून अपने मन ही मन में कहता है कि ड्रैगन ऐसा करने की हिम्मत आखिरकार क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि लगभग इसमें 4 क्रिमिनल्स अभी और हैं, हालांकि मैं भी उनके इरादों के अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिरकार वो है कौन। और रेडियो में बताया जाता है शेयर मार्केट के बारे में। यो जो होता है तो पूछता है कि क्या हुआ। मेजून कहता है कि यो ये सुनो, ये इंडस्ट्री। यू कहता है ये बॉस ताइजून की एक कंपनी है। मेजून कहता है क्या ऐसे इम्पोर्टेंट मामलों के लिए एक नॉर्मल बात है और बॉस ने ये अपीयरेंस ना होने पर इसे संभाल वो कैसे सकते हैं। यू कहता है अच्छा, शायद गायब होने से पहले उसे इसका परमिशन जो है वो दे दिया गया हो। मेजून कहता क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो एक साथ कुछ खाते हैं। और वो दोनों पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो बिल्कुल नहीं, वो घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन पर थोड़ा सा जो बात है वो मेरे को तुमसे करना है। मैंने ताइजून की सीक्रेट वॉलेट का पता लगाने के लिए उसके घर में एक बार फिर से जांच की थी, लेकिन मैं कुछ ढूंढ नहीं सका। और जो फ्राइंग पैन था इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दे सका। हमें आगे क्या करना चाहिए इस पर बात करने के लिए हमें ऑफिस में लौटना होगा। मेजून घर आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें? तो फिर ठीक है, चलो हार मान लेते हैं। मैं कुछ पीना चाहता हूँ, तुम क्या पीना चाहोगे? और मैं कल इमिग्रेशन ब्यूरो जाऊंगा और कांटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पर कैथरीन भी आ जाती है और कैथरीन यू से कहती है कि अंकल जोंगपाल आप यहाँ पर। यू को गुस्सा होता है और वो कहता है कि अंकल क्या तुम मुझे ऐसा कहकर पुकारोगी? कैथरीन कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से और चेहरे पर देखते हुए पुकारा है। वैसे आखिरकार ये फ्राइंग पैन यहाँ पर क्यों है? क्या तुम दोनों मेरे बिना ही अच्छी अच्छी चीजें खा रहे थे? मेजून कहता है अगर तुम उसे छूती हो तो तुमको काफी बुरा फील हो सकता है। कैथरीन कहती है क्या आखिरकार इसमें है क्या? और वो जैसा ही उसे छूती है वो पेन बोल उठता है और कहता है कि नाइस टू मीट यू। कैथरीन कहती है फ्राइंग पैन क्या बात कर सकता है? ये काफी घमंडी है और इसकी एनर्जी भी काफी डर्टी है। पेन कहता है कि तुम मुझे मंद बुद्धि जो हो ना
वो तो मुझे कह सकती हो। कैथरीन कहती है, तुम्हारा कोई दूसरा नाम नहीं है? मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगी, ये सचमुच बुरा नाम है। और वो अपना दूसरा जो नाम था वो नो नेम बताता है, और पेन का नाम नो नेम होता है। और कैथरीन जो होती है वो नो नेम से कहती है कि तुम्हारा नाम है तो ठीक है, मैं तुम्हें यही कहकर पुकारूंगी। मजून कहता है, इसे अपने साथ ले जाने के बारे में कभी भी सोचना भी मत। कैथरीन कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ये बता सकती हूँ कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ हुआ है, मुझे खुशी है कि तुम अब यहाँ पर आ गए। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मुझे अल्कोहल की तलाश थी। मेजून कहता है कि मेरा कोई मूड नहीं है ड्रिंक लेने का, और यू भी मना कर देता है और कहता है मुझे गाड़ी चलानी है। और जो कैथरीन थी वो तो ड्रिंक लाई हुई थी, लेकिन वो दोनों नहीं पीते। और यू कहता है कि मेजून, क्या तुम मुझे नाश्ता खरीद सकते हो? मेजून कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों चलते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और वहीं पर सारे लोग तो सो रहे थे, लेकिन सिवाय मेजून के। मेजून सोते सोते अपने मन ही मन में कह रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर रहा, क्या मुझे नशा हो रहा है? नहीं, सोचो, ये तो बस एक हैंग ओवर है। हैंग ओवर? आखिरकार क्या मैंने इतना पिया था? और क्या इस एम्पायर का जो वारिस है वो मुझ पर इतना दबाव डाल रहा है? नहीं, रुको, ये तो 250 साल लोग पहले हुआ था। क्या तुम इसे अकेले ही करने जा रहे थे? क्या तुम्हें कोई नाइक्रोमैंसर से तुम्हें कर्ज मिला था और हमें ये सब वो बता रहा था? नहीं, बहुत टाइम हो गया है जब मैंने ये नौकरी शुरू किया था, लेकिन अब भी ये काफी कमजोर है। हाँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त यहाँ पर हूँ। मेजून जो होता है उसकी जैसे ही आँख खुलती है और वो कहता है, मैं हूँ मेजून। वो रास्ते पर कहीं पड़ा हुआ था, वहां पर डोंग चोल आता है और कहता है कि हेलो बॉस। मेजून अपने घर पहुंच जाता है और कहता है, ये एक अच्छी टाइमिंग है। मेजून को एक लेटर भी मिल चुका था। वो उस लेटर को देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था, कुछ तो होना चाहिए। हम वहां पर देखते हैं कि वो अपने ऑफिस जाता है तो कुछ लोग उसका वेलकम करने के लिए पहले ही खड़े हुए थे। मेजून एक काफी बड़ी बिल्डिंग के पास आ जाता है और अपने मन ही मन में कहता है, क्या यू और मुझे इसका कारण मुझे यू को कल बताना ही होगा। तभी उससे कोई कहता है कि प्लीज अंदर आ जाओ। वहां पर एक लेडी पहले से ही मौजूद थी जो कि एल्फ थी। वो एल्फ कहती है, मैं पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी एजेंट मिंजू। और हमें पता चलता है कि ये ब्लेयर होती है जो कि जेन किशन की फादर और सन है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये एक सिक्योरिटी भी होती है, और क्योंकि जेन किशन ही एक ड्रैगन है। और हम मिजून को आलू काटते हुए देखते हैं। जो कैथरीन होती है उसे देखते हुए काफी हैरान रह जाती है और कहती है, मिजून, क्या तुम अलग तरह चाकू का यूज नहीं कर सकते हो? मिजून कहता है, नहीं, यही सबसे एक बेस्ट नाइफ है। तभी कैथरीन कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि यह ह्यूमन की सैक्रिफाइस इस्तेमाल करने वाला एक नाइफ है। मेजून सोचते हुए कहता है, ये ठीक है, इसे मैजिक से बेअसर किया जा सकता है। कैथरीन राहत की सांस लेती और कहती है, ओ फिर ठीक है। मेजून यू से कहता है कि ओ यू, क्या हम अलग अलग जगहों पर खोज करने के लिए नहीं जा रहे हैं? यू कहता है कि मैं पहले ही कुछ रिपोर्ट्स करने जा रहा हूँ, और हम जो अगली न्यूज है वो हम इंडस्ट्री पर करने वाले हैं। और हमें बताया जाता है एल्फ एक्टर्स अडेरा का जो सिलेक्शन है वो किया गया है, और जो एक कंपनी वगैरह है उसने इसे एक परफ्यूम का एडवर्टीज भी दिया था। और ये जो परफ्यूम है वो कुछ इस तरह से है, जो एक बार लगाने से किसी भी बॉडी पर लगाओगे तो जो एल्फ की स्मेल है वो आने लगेगी। इसे सुनते हुए जो यू और कैथरीन थे वो तो काफी हैरान रह चुके थे। कैथरीन जो होती है वो कहती है, जब तक उन्होंने वैसा परफ्यूम नहीं बनाया मुझे नहीं पता था कि उनकी बॉडी से कैसी स्मेल आती है। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो मेजून? लेकिन तुम्हारी बॉडी से कोई भी स्मेल कभी भी बाहर नहीं आती। क्या तुम एल्फ की रेस से हो? और जो मेजून होता है वो कहता है, वेल, वो लोग अगर कहते हैं तो ये अपैर हो सकता है। और यो से कहती है कि तुम एल्फ के युग से यहाँ पर हो ना। और हम देखते हैं वहाँ पर बेलर मौजूद थी और वो कहती है, मेजून जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? बेलर कहती है, चेयरमैन जेंग ताइजून के लापता होने का मामला जो तुमको सौंपा गया। चेयरमैन जेन किशन को ये सुनकर काफी दिलचस्पी हुई। गिरफ्तार किए गए उस आदमी की पहचान के बारे में क्या बात है?
क्या तुम उसका इन्फॉर्मेशन निकाल पाए? उन्होंने मुझे एक एजेंट से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया और मैं इस केस का जांच पड़ताल करते हुए तुमसे मिली और उनके मुताबिक वो ड्रैगन कौन है जो कि क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है। एजेंट मंजू, क्या तुम सोच रही हो क्या वो इन 3 में से सस्पेक्ट है? और पहले शख्स का नाम हेली स्पेंड था, दूसरी लेडी का नाम ब्रेटा विया था और तीसरे लेडी का नाम एडेलिस था। मेजून अपने मन ही मन में कहता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और अब मेजून बेलर से कहता है, चेयरमैन ने ऐसा क्यों किया और वो चाहते हैं क्या मैं यहाँ पर आऊँ? बेलर कहती है कि तुम योंगसंग इंडस्ट्री के बारे में तो जानते ही होगे। मेजून कहता है कि क्या वो एक कंपनी है? बेलर बताती है कि सच कहूँ बाहर से तो ये ठीक ही है, हालांकि होडोंग इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड सीईओ ताइजू इसे चला रहा था और वो इसे एक सीक्रेट तरीके से चला रहा था। मेजून जो होता है वो अपने कहता है कि अच्छा तो वो एक बिजनेस कर रहा था, इसमें शक करने वाला क्या बात है? बेलर कहती है लेकिन इसमें रिसर्च प्रॉब्लम है और ये खतरनाक रिसर्च है और वो ड्रैगन फैमिली के बारे में रिसर्च कर रहे थे। और ड्रैगन फैमिली मतलब कि तुम जानते ही हो कि पूरा जो अर्थ है वो उनसे डरता है। मेजून अपने मन ही मन में कहता है, अब मैं सिचुएशन को समझता जा रहा हूँ कि ये शख्स गायब क्यों हुआ और वो स्ट्रांग भी है, इसलिए शायद यही कारण है लोग इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। हालांकि हमें इस रेस के बारे में बताया जाता है जो ड्रैगन रेस है ना, वो ह्यूमन जो है ना, वो ड्रैगन रेस के बारे में कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते किसी भी बारे में। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, उनका तो काम ही होता है रिसर्च करना और उनकी पावर वगैरह का इसने रिसर्च किया था, इसलिए ये मारा गया। शायद उसने ताइजून पर हमला किया और एक ड्रैगन को उसने नाराज किया था क्योंकि वो रिसर्च कर रहा था, इसलिए वो मारा गया। मेजून ये सब कुछ सोच रहा था और उस ड्रैगन को अपने क्लैन और ड्रैगन फैमिली पर काफी गर्व रहा होगा। तो क्या तुमको लगता है कि एक ड्रैगन ऐसा कर सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जेन किसन एक ऑफिसर है और वो काफी अट्रैक्ट करने वाला आदमी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इसके साथ खिलवाड़ कभी करेगा। तो ये तुम कैसे बता सकती हो कि चेयरमैन ताइजून एक एलियन है या फिर नहीं? और जो बेलर होती है वो कहती है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि वो एक अचानक से गायब होने वाला शख्स बन चुका है जंग ताइजून, और फिर उसकी जो कंपनी है वो भी उसकी अचानक से सक्सेस के कारण काफी शक पैदा हो रहे हैं। मेजून अपने मन ही मन में कहता है, तो जंग ताइजून एक एलियन है। अगर गवर्नमेंट और इमिग्रेशन ब्यूरो को इस बारे में पता है तो वो इसकी जड़ तक जरूर जाना चाहेंगे। ये उनके लिए काफी अच्छा मौका भी होगा। बेलर जो सोचती है, साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन बंद भी की जा सकती है। जब चेयरमैन जंग ताइजून लापता हो गए थे तब, और प्लीज क्या तुम इसे खोल सकते हो? और मेजून जो होता है वो उस बंदे से लिया गया जो सारा इन्फॉर्मेशन था वो बता देता है और हमें एक लेडी के बारे में भी पता चलता है बेलर के द्वारा। बेलर बताती है योंगसंग इंडस्ट्री की एक डायरेक्टर किम योंजो, वो अभी भी खतरनाक रिसर्च करती हुई जा रही है और इतनी पावर से वो किसी भी निराशा को आसानी से मिटा सकती है। और ये जो योंजो है ये ताइजून की एक डायरेक्टर है। मिजुन जो होता है वो कहता है, ये काफी ज्यादा खराब लगता है किम ताइजून की वफादार लेडी योंजो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही है, और क्या ये सचमुच पैसा पाने का एक रास्ता है? बेलर कहती है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि जंग ताइजून का वो पोजीशन चाहती हो और उसने उसके बॉस को मार डाला हो? मेजून अपने मन में कहता है, हालांकि अब ये एक अलग स्टोरी है क्योंकि इसमें एक ड्रैगन भी शामिल है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मुझे इसे ठुकरा देना चाहिए। और मेजून कहता है, बट आई एम सॉरी, मुझे तुमको ये पहले ही बता देना चाहिए था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बेलर एक लेटर को निकालती और कहती है, अगर तुम झिझक रहे हो तो तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो। ये एक मेरा रिकमेंडेड लेटर है, क्या तुम इसे प्लीज अभी और इसी वक्त पढ़ सकते हो? और जो मेजून था वो उस लेटर को ऐसे ही खोलता है और कहता है, मेरे पास अभी भी एक मौका है, तो मैं इस बार ये जरूर करूंगा। हम मेजून और यू को देखते हैं जो कि योंगसंग कंपनी की ओर चले जाते हैं। वो अंदर आ जाने के बाद कोई उनसे अगर कहता है, मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, तुमने काफी इंतजार किया, मुझे माफ करना, मुझे काफी देर हो गई।
और हम वहाँ पर देखते हैं कि योन जो डायरेक्टर योंग सॉन्ग कंपनी की, और ये ताइजून का एक डायरेक्टर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और जो यू होता है कहता है ठीक है, मैं हूँ पार्क योन जोंग पार्क। मिजुन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है ये काफी फिल्मर एहसास होता है। और योन जो और यू की काफी बातचीत होती है, लेकिन येनिंग उस पर नजर रखे हुए था और सोच रहा था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं आसानी से इसे नहीं छोड़ सकता। और वो एक लेडी के पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, ये कैसे हो सकता है। योन जो होती है वो खड़ी होती है और कहती है तो अब हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे माफ करना लेकिन मैं काफी बिजी हूँ। तभी मेजोन जो होता है वो कहता है कि डायरेक्टर किम योन जो, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो सीईओ हैं वो अचानक से गायब हो गए, लेकिन तुमने इसकी रिपोर्ट हमें अब तक नहीं की। योंजू कहती है हो सकता है कि वो अभी बाहर हो और कांटेक्ट ना कर पा रहे हो। मेजोन कहता है मिस्टर डायरेक्टर किम योंजू, मेरे पास एक खास तरह की एबिलिटी है, शायद तुम इस वर्ड को तो जानती ही होगी। और वो वर्ड था ISP। इसके बारे में हमें थोड़ा आगे पता लग जाएगा। तो डायरेक्टर मुझे बताओ कि तुम कब से और तुम्हारा ड्रैगन के साथ क्या संबंध है। मेजोन बेलर से कहता है ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में जानती हो कि जब रेस लगातार कांटेक्ट में आते जाते हैं। और इतना सुनते ही जो योंजो थी काफी घबरा जाती है। और जो मेजोन था, हम फ्लैशबैक को जानते हैं कि मेजोन की बेलर के साथ क्या क्या बात हुई थी। जो बेलर थी वो बताती है जैन किसन, और मुझे ये भी शक है कि हम तीनों इसको एक सस्पेक्ट मानते हैं और फिर इन तीनों में से ये एक है। ये वो है जो ड्रैगन से जुड़ा हुआ कुछ रिश्ता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। मेजोन किसी लेडी के बारे में सोचता है जिस लेडी का जो नाम था वो था एडेलिंग। जो एडेलिंग के बारे में वो सोचता है और कहता है वो कोई और नहीं बल्कि वही है। और तुमने एडेलिंग को डेट करना कब शुरू किया था। और हमारा जो सीन होता है वो पार्किंग में आता है जहाँ पर यू और मेजोन गाड़ी में बैठे हुए थे। मेजोन यू से कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि वो बिना जवाब दिए चली गई। यू भी कहता है कि ये काफी हैरानी भरा मामला है, वैसे तुमने उस ड्रैगन को कैसे पढ़ लिया और तुमने इतना सब कैसे पता लगा लिया। मेजोन कहता है अरे ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी जो वो पेन था ना, फ्राइंग पेन नो नेम, वो थोड़ा सा ना इधर उधर होने लगता है। और मेजोन कहता है ये काफी परेशान कर रहा है। वो उसे जैसे ही पकड़ता है जो पेन था ना नो नेम, वो कहता है मुझे माफ करना क्योंकि तुम योनसोंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कांपने के अलावा जोरों जोरों से चिल्ला भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि तुम किसी ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हो जिसे मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेजोन कहता कि कौन है वो। पेन कहता है कि वो है योंजो। मेजोन काफी खुश होता है और कहता है कि तुम डायरेक्टर किम योंजो को जानते हो। पेन कहता है कि हाँ। मेजोन कहता है लेकिन कैसे। पेन जो होता है वो बताता है क्योंकि वो मेरे बॉस के घर अक्सर आती थी और एंड में वो हर 1 से 2 वीक में आती थी और वो सिर्फ रात को सोने के लिए रुकती थी। मेजोन जो होता है वो कहता है क्या ये सच है। और यू चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस आखिरकार ये है क्या। और जो मेजोन था वो बताता है कि उसने ये सब कुछ कैसे पता लगा लिया। वो बताता है कि इससे पहले जब यू और योंजू आपस में बात कर रहे थे तो मैंने किम योंजू की बॉडी पर एक सीक्रेट तरीके से वायर टैंपिंग का जो मंत्र था वो लगाया हुआ था और इसे कहते हैं जासूसी। और जैसे ही जो उसने मंत्र लगाया था ना, उसको यहाँ से सब कुछ दिखाई दिया जा रहा था और हमें बताया जाता है कि 2 जो जासूस हैं वो आए हुए हैं। और जो योंजू है ना, वो जो कुछ भी बातें अब कर रही है वो अब सारी बातें मेजून को सुनाई देंगी। और योंजू फोन पर कॉल करती है किसी से और कहती है कि तुम अब इसके बारे में क्या करोगी। और 2 जो जासूस हैं वो आए हुए थे और तुम कब तक एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रही हो। ये काफी हैरानी की बात है। और ये कॉल जो था वो और किसी का नहीं बल्कि एड का था। जो एड होती है वो कहती है बेवकूफ, ओरिजिनल स्पिरिट को ढूंढने में टाइम लगता है। एक स्पेशलिस्ट जो ड्रैगन को कभी अपेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। क्या तुम ये भी नहीं जानती कि जो जंग ताइजून है कि हम उसकी तलाश में हैं। मेजून इन सब बातों को सुनते हुए सब कुछ समझ जाता है और मेजून अपने मन ही मन में कहता है हाल ही में एक घटना हुई थी जहाँ पर काफी ज्यादा इल्फ लापता हो गए थे और ये बात जो है ना वो इल्फ की हो रही है।
जैसा कि मेजून ने, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ चैप्टर पहले एक एल्फ को रिपोर्ट दी थी और उस एल्फ ने स्प्रे से ताइजोन की बॉडी का पता लगा लिया था। ये ठीक उसी तरह से है और ये एडे जो है वो उसी की तलाश कर रही है। एडे अपनी बात को कंटिन्यू करती और कहती है उसकी एबिलिटी कमी है लेकिन हम उसे छोड़ नहीं सकते। और आज मुझे एक एल्फ की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। वहाँ एक बुक स्टोर है और वो वहीं पर रहता है और वो एक एल्फ है। खास बात तो ये है और अब मैं उसे पकड़ने के लिए जा रही हूँ। और जो एडे होती है तो कहती है तुम देख सकती हो ना। और हम देखते हैं वो डोंगचोल के पास पहुंच चुकी थी। डोंगचोल कहता है कि कस्टमर आपका वेलकम है। और ये सब जो बातें थी वो मेजून को भी सुनाई दे रही थी। एडे कहती है कि तो अब मैं फ़ोन काटती हूँ, मैं अब लोकेशन पर पहुंच चुकी हूँ। और ये बात मेजून भी सुन रहा था। मेजून काफ़ी घबरा जाता है और यूँ कहता है अब हमें जल्दी से जाना होगा। लेकिन ट्रैफिक होने के कारण मेजून कहता है कि नहीं, अगर हम फुल स्पीड से भी जाएंगे तो हम सिर्फ 10 किलोमीटर ही कवर कर पाएंगे। सिचुएशन पहले ही जो खत्म है वो हो चुकी है। यो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक मैजिक है। जो कि मैजिक है ना वो वार्प मैजिक है और ये एक बार पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाने पर तुम सीधे तरीके से हमारे बिजनेस की ओर बढ़ोगे। यो क्या तुम समझ गए? और किम यूंजो को थोड़ा सा सेफ रखना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, दिक्कत मत लेना। जब तक मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूं तो मैं इस जगह को बंद करके हुए रखना है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हॉस्टेज के रूप में हम उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। यू कहता है क्या हॉस्टेज? तुम किसे धमकाने के लिए जा रहे हो? और यू जो होता है, मेजून जो होता है वो कहता है कि और जो मेजून था वो काफी ज्यादा बदल चुका था। हम देखते हैं एडे को जो वहाँ पहुंच चुकी होती और कहती है हे एल्फ। और जो वो एल्फ था वो वहीं पर बैठा हुआ था और एडी कहती है समन करो जल्दी से अपनी स्पिरिट को। एल्फ होता है वो कहता है मेरी स्पिरिट एक शुद्ध स्पिरिट है। तुम जैसे कमीने और अहंकारी आदमी के सामने मैं कभी भी उसे नहीं बुलाना चाहूंगा, जिस पर मैं भरोसा न करता हूँ। एडी कहती है बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे इस कमीने के बारे में बताओ। जो एल्फ होता है वो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। और एल्फ भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका था और एडे जो होती है वो काफी जोरों जोरों से चीखने लगती है और उसकी आवाज से ही जो बिल्डिंग्स के कांच वगैरह थे वो टूट जाते हैं। एल्फ अपने मन में सोचता है कि इसके पास ड्रैगन की पावर है और ये मेरे पूरे माइंड को हिला रही है। डोंगचोल काफी घबरा जाता है और कहता है अरे नहीं सर। और डोंगचोल को मेजून की बात याद आती है जब मेजून ने डोंगचोल से कहा था कि डोंगचोल कभी अगर कोई कस्टमर तुम्हें परेशान करने के लिए आता है तो मैंने इस बुक स्टोर में तुम्हें रैक के पास चले जाना है और अगर वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करें तो। और जो डोंगचोल होता है वो कहता है तो मुझे सबसे बड़ी रैक में रखी जो बुक होती है उसे अपने दाहिने हाथ से बाहर खींचना है। तो फिर ठीक है और जैसे ही वो बाहर आ जाए तो मुझे उसे खोल देना है। और जो एडे होती है वो एल्फ को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे लटका देती है, लेकिन वो पीछे देखती है एक काफी बड़ी रोशनी को। और डोंगचोल में फ्लैशबैक बताता है मेजून इस बुक को इस बुक स्टोर में लाया था सिर्फ और सिर्फ डोंगचोल के लिए। डोंगचोल कहता है कि मास्टर क्या आप इसे यहाँ पर लाए? मेजून कहता है कि हाँ, मैं इसे यहाँ पर लाया क्योंकि ये मेरे गेस्ट के लिए एक बैरियर साबित होगा। और गेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक एल्फ है जो कि अभी जो एल्फ है ना ये उसकी बात कर रहा है। अगर उस पर हमला होता है ये उसकी सिक्योरिटी के लिए ये एक पौधा यहाँ पर रखा भी था। वहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि दीवार वगैरह सब टूट जाते हैं। और जो वो एल्फ था और डोंगचोल वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वहां पर एक जो सीक्रेट रास्ता था वो भी खुल चुका था। और इतने में जो मेजून था वो भी वहां पर आ चुका था और मेजून कहता है कि वेल डन डोंगचोल। और जो एडे होती है वो कहती है कि कमीने मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और वो काफी गुस्से में आ जाती है। लेकिन जो मेजून था वो भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो एक काफी बड़े औरे के साथ उसके सामने आता है, जिसे देखकर एडे काफी खुश होती है और कहती है तो तुम हो इस प्लेस के ओनर? जैसा कि उम्मीद थी। मेजून नीचे आता है और कहता है कि अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मेजून कंट्रोल अपना खो चुका है। मेजून ने अपनी बॉडी
उस इविल्स के हवाले कर दी है, क्योंकि अभी तक हमें यह भी पता नहीं लगा कि जो मैजून है वो एक इविल है या एलियन है या फिर ह्यूमन है। मैजून आखिरकार किस रेस का बंदा है, शायद हमें अगले पार्ट में पता लग जाएगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।